Hello everyone. So today date is 28th February and 2024. We are going to solve some PYQs of structure of atom chapter of class 11th chemistry. Start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. Calculate the energy in joule corresponding to light of wavelength 45 नैनोमीटर. यहाँ पे हमें एनर्जी को कैलकुलेट करना है 45 नैनोमीटर की जो है वेवलेंथ है एक लाइट की उसके कोरस्पोंडेंस में. प्लैंक्स कांस्टेंट यानी एच की वैल्यू दे रखी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड. स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है यानी कि सी की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड. ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है. सिर्फ एक फॉर्मूला का क्वेश्चन है. काफी इजी चैप्टर है. मैं आपको ये बता देती हूँ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है. ठीक है. सिर्फ आपको फॉर्मूले भी पता होंगे तो क्वेश्चन इजिली इसके सोल्व होते जाएंगे और काफी कम क्वेश्चन मिलेंगे. E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है. यहाँ पे आपके पास एच गिवन है, सी गिवन है, लैम्डा गिवन है. एनर्जी निकालनी है. सारी वैल्यूज पुट करोगे आंसर आ जाएगा 4.4 इंटू 10⁻⁻15. वेरी इजी क्वेश्चन. एक फॉर्मूले का क्वेश्चन था. ठीक है, काफी इजी था. अकॉर्डिंग टू लॉ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस के अनुसार जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इज गिवन एज. एनर्जी एब्जॉर्ब्ड निकालनी है. एच दे रखा है, सी की वैल्यू दे रखी है और एवोगैड्रोस नंबर दे रखा है. क्या फॉर्मूला आएगा? तो यहाँ पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे जब एवोगैड्रो नंबर आ जाए तो इसके साथ आपको इनटू में एवोगैड्रोस नंबर ले लेना है. यहाँ पे एनर्जी निकालोगे. सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे क्या है, गिवन है. लैम्डा की वैल्यू नहीं दे रखी तो लैम्डा में हमारे पास यहाँ पे आंसर आया है. ठीक है, मतलब लैम्डा में आए, कोई वैल्यू पुट नहीं की तो इसकी भी कोई झंझट नहीं है. तो क्या आ जाएगा हमारे पास? करेक्ट आंसर आ जाएगा 1.196 इंटू 10⁸8. बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन चलेंगे. मैं आपको बताती चलूंगी. बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है. थोड़ा सा मैं लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस और बता देती हूँ क्या होता है. लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है रिलेटिंग टू केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन से रिलेट करता है, जो कि लाइट के द्वारा इंड्यूस किया जाता है, जो स्टेट करता है कि दैट फॉर एवरी मोल ऑफ अ सब्सटेंस के हर एक मोल के लिए जो रिएक्ट करता है 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटा ऑफ लाइट, वो क्या होती है? एब्जॉर्ब की जाती है. फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ जो है इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड, कई बार हम उसको स्टार्क आइंस्टाइन लॉ भी बोल सकते हैं. तो अगर आपके पास क्वेश्चन में ये लिखा रहा है लॉ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस के प्लेस पे क्या लिखा रहा है, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. वहां पे यही फॉर्मूला आप अप्लाई करने वाले हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. वैल्यू बतानी नहीं है, वैल्यू दे रखी है. वैल्यू दे रखी है प्लैंक्स कांस्टेंट की कितनी? इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड. स्पीड दे रखी है लाइट की यानी सी दे रखी है 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर. विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ. कौन सी वैल्यू जो है वेवलेंथ के क्लोजेस्ट होगी नैनोमीटर में, इन नैनोमीटर ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास? 6 इंटू 10⁻15. तो क्या बताएंगे? विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर. तो यहाँ पे वेवलेंथ बतानी है. क्वेश्चन यहाँ पे देखो आपके पास क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखी है, स्पीड दे रखी है. ठीक है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है. तो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा. बिल्कुल ठीक है. लैम्डा इज इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, सी अपॉन वी. सी यानी स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, वी हमको दे रखा कितना, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये दे रखी है. ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे आंसर आ जाएगा 50 नैनोमीटर. यहाँ पे भले ही आपको प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखा है लेकिन प्लैंक्स कांस्टेंट का इसमें कोई काम नहीं है. यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दे दी, फ्रीक्वेंसी देते ही आप ये फॉर्मूला यूज करोगे आंसर आ जाएगा 50. यहाँ पे सी और वी की वैल्यूज दोनों पुट करोगे आंसर सोल्व करने पर 50 क्या आ जाएगा, 50 नैनोमीटर आ जाएगा. ठीक है, देखो कितने इजी क्वेश्चन थे तीनों की तीनों. बस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेना अच्छे से, वहां पे आपको फॉर्मूला बन जाएगा इजीली. फॉर्मूले आपको याद रखनी है. ठीक है, फॉर्मूले यहाँ पे रटनी है चैप्टर के, मैं ये बात कह रही हूँ. एनर्जीज E1 और E2 दो रेडिएशन की कितनी है, एक की 25 है और एक की 50 है. ठीक है, दोनों की एनर्जी दे रखी है. रिलेशन बताना है इनकी वेवलेंथ के बीच में, यानी कि λ1 और λ2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है. तो देखो सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन. E1 हमें कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 25. E2 कितना दे रखा है 50. फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, यानी कि वही फॉर्मूला पुट करेंगे लेकिन दोनों के केस में करेंगे एच सी अपॉन λ1. E2 के लिए क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन λ2. दैट इज हम बोल सकते हैं यहाँ पे एच सी से लैम्डा, ये अपना एच सी गया. ठीक है, एच सी से एच सी हमारे यहाँ पे कट हो गया, दोनों सेम थे. यही तो अलग है, E1 E2 λ1 λ2 ये अलग है. यानी कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू λ2 अपॉन λ1 ये आ जाएगा. ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं. ठीक है, यानी एनर्जी की दे रखी है कितना, 25 अपॉन 50 इज इक्वल टू λ2 अपॉन λ1, यानी कि 50 कितना आ गया 2 1:2 1/2. ये हो गया 25 मन जा 25 2 जा कितना 50 होता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा λ1 इज इक्वल टू 2 λ2, ये आ गया.
बी ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन था, लिटरली बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब। एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल, जो एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब की गई, यानी कि A2 ऑफ सब्सटेंसेस कितनी है वो, जो एनर्जी एब्जॉर्ब की गई हर एक मॉलिक्यूल के द्वारा 4.4 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। और बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁹ जूल। काइनेटिक एनर्जी बतानी है मॉलिक्यूल की पर एटम विल बी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पर एटम विल बी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है पर मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी जो है एक एटम की पर एटम क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमें दे रखा 4.4 इंटू एनर्जी एब्जॉर्ब इंटू क्या आएगा, बॉन्ड एनर्जी, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके अपॉन 2 सॉरी माइनस, यानी कि 4.4 इंटू 10⁻⁻⁹ माइनस 4 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सोल्व करके आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁹ जूल, 20 जूल आएगा, 20 जूल आएगा, सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। बस आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, ये फॉर्मूला होता है जब भी आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए ना, तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड माइनस बॉन्ड एनर्जी अपॉन 2, फॉर्मूला, अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है मॉलिक्यूल की पर एटम, और आपको एब्जॉर्ब्ड एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी गिवन है, फॉर्मूला यूज कर दो कि क्या, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी माइनस बॉन्ड एनर्जी अपॉन में 2, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, पांचों क्वेश्चन आपको काफी इजी लगे होंगे क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा घिचमिच हो गई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू जो है प्लैंक्स कांस्टेंट की दे रखी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट दे रखी है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। विच वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू जो है वेवलेंथ के क्लोजेस्ट होगी नैनोमीटर की, ऑफ अ क्वांटम लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी थी। सेम क्वेश्चन थर्ड और सिक्स, कोई फर्क नहीं है इसमें। कौन सा फॉर्मूला पुट करते हैं, E इज इक्वल टू एच वी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो यानी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, दो फॉर्मूले होते हैं ना, क्योंकि देखो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ये भी हमारे पास फॉर्मूला, ये फ्रीक्वेंसी होता है, वी का मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से है। तो यहाँ पे देखो लैम्डा इज इक्वल टू सी दे रखा है, ये दे रखा है, ये बेसिक से ना करो, सिंपल यहाँ पे जैसे इसको सोल्व किया था यही फॉर्मूला हमने वहाँ पे पुट किया था। यहाँ पे सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है हमारे पास 8 इंटू 10⁻, माइनस नहीं है 15 सिंपल, तो क्या आ जाएगा 3.75 इंटू 10⁻⁸, ये मीटर में आया हमारे पास, मीटर में आएगा। हमको क्वेश्चन में ध्यान से देखना, नैनोमीटर में आंसर, सॉरी यहाँ पे क्या दे रखा है, हाँ नैनोमीटर में हमको आंसर निकालना है यहाँ पे। तो नैनोमीटर में जब हम आंसर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3.75 इंटू 10⁻10 आ जाएगा, जो कि क्लोजेस्ट है किसके, 4 इंटू 10⁻1 से, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका डी। ट्रिकी क्वेश्चन था, ये भी बता देती हूँ। आंसर आपके पास, आप ऐसा सोचोगे यहाँ पे आ जाएगा 3.75 इंटू 10⁻, मतलब कि इंटू 10 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो फिर आप ये सोचोगे कि भाई ये आएगा करेक्ट आंसर, इसके क्लोजेस्ट, यहाँ पे देखना नियरेस्ट अप्रोच पूछी गई है, क्लोजेस्ट पूछा गया, क्लोजेस्ट ये किसके होता है 3.75 इंटू 10 आ गया, यानी कि ये 4 के इक्वल होगा, ठीक है। 4 के जब 3.50 से ऊपर पहुंच जाए तो मैं आपको बता देती हूँ, तो जो नेक्स्ट वैल्यू होती है उसमें ही उसको कंसिडर किया जाता है, उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच माना जाता है। अगर 50 से कम हो तो पिछले वाले की क्लोजेस्ट अप्रोच मानेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इसलिए हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अगर एनर्जी एक फोटोन की इज गिवन एज, एनर्जी दे रखी है फोटोन की कितनी 3.03 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, देन वेवलेंथ यानी लैम्डा बताना है फोटोन का कितना होगा। देखिए एनर्जी फोटोन की फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और कितनी दे रखी है एनर्जी 3.03 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल दे रखी है। तो देखो लैम्डा को बाहर निकालो, क्या निकालना, लैम्डा ही निकालना है, वैल्यूज हमारे पास गिवन है एच की, सी की। मैं आपको एक बात बता दूं, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, एच की आपको जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है ये चीज, तो जरूरी नहीं है। देखो सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸, इसकी वैल्यू होती है हर चैप्टर में, मैं उसके दौरान कहती हूँ आपको ये बात, फिजिक्स में भी ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है
कि सी की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यूज तो आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में काम आती है। और प्लैंक्स कांस्टेंट की भी सेम यही बात कहूंगी मैं, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में आपको गिवन हो, जैसे यहाँ पे नहीं दे रखी। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.26 इंटू 10⁻⁻⁻³ इंटू सी, यानी स्पीड का स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8। एनर्जी कितनी दे रखी है 3.03 इंटू 10⁻⁻19। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 6.56 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा, यानी कि नैनोमीटर के अप्रोक्स जब बात करेंगे तो क्या आएगा 656 नैनोमीटर। यहाँ पे मैं बताऊँ इस चैप्टर में कंफ्यूजन और गलती होने के चांसेस कहाँ होंगे, नैनोमीटर और मीटर वाले इस लास्ट ऑप्शन में हमें फॉर्मूला पता चल जाएगा, कैलकुलेशन भी मतलब कर जाएंगे थोड़ी बहुत, लेकिन फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी कि नैनोमीटर, क्योंकि ये बहुत ही मतलब क्लोज अप्रोच वाले ऑप्शन है एक दूसरे, मतलब ये एक दूसरे के काफी सिमिलर, काफी नजदीकी आप बोल सकते हो, तो कंफ्यूजन होगी। देखो जितने इजी चैप्टर होते हैं, जैसे अब ये थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो उसके ऑप्शंस यहाँ पे थोड़े से क्या है जटिल बना दिए जाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये ट्रिकी लगेगी चीज, यहाँ पे आपको उसको टैकल करना आना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन एमिशन में जो एनर्जी होगी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होगी। क्या पूछा, क्या बताया जा रहा है, पूछा गया सॉरी, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन में, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, एनर्जी जो होती है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो चुके हैं उसकी एनर्जी के बारे में पूछा गया, क्या आएगा। तो एनर्जी ग्रेटर स्मॉलर सेम एज दैट ऑफ, नहीं स्मॉलर ये ठीक है, सी ऑप्शन होता है स्मॉलर। जो इंसिडेंट फोटोन होता है ना, मान लो ये प्लेन है, इंसिडेंट एक फोटोन ने यहाँ पे इंसिडेंट किया, उसकी वजह से एक जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से क्या हो गया, एमिट आउट हो गया, ठीक है, एमिट आउट हो गया, तो इसकी जो एनर्जी होगी इस इंसिडेंट जो है फोटोन से, इंसिडेंट फोटोन से कम ही होगी इसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है, और एमिटेड इलेक्ट्रॉन की कम होती है। चाहो तो इस बात को रट लो, नहीं समझ आ रही रट लेना कि भाई उससे अपना इसकी एनर्जी स्मॉल होगी, बेसिकली एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, स्मॉल ही होती है, ये रट लेना, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो होती है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की वो हमेशा इंसिडेंट फोटोन से कम होती है। काइनेटिक एनर्जी अगर एमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ उसका वो होती है HU-HU0। वैसे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, HU0 का मतलब होता है वर्क फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वर्क फंक्शन जो है एक मिनिमम एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस ऑफ मटेरियल से रिमूव करने के लिए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। आपको अब समझ आ गया होगा। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन की अगर मैं बात करूँ उसकी क्या होती है, HV, ये हमारे पास होती है इसकी, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर लाइट की, ना कि उसकी इंटेंसिटी के ऊपर। मैंने क्या बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने अभी यहाँ पे बोली है, ध्यान से सुनना। जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की, सॉरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है एक फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इंटेंसिटी के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर ये कभी भी डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है बात मैंने यहाँ पे आपको बताई है इससे रिगार्डिंग, तो आपको ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन वॉज शोन एक्सपेरिमेंटली टू हैव वेव प्रॉपर्टीज बाय, जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास जो है वेव प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंटली किसने शो किया था, ये पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डेविसन एंड जर्मर, ये तो जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। डेविसन और जर्मन ने जो है इलेक्ट्रॉन को शो किया था एक्सपेरिमेंटली कि उसके पास वेव प्रॉपर्टीज होती है। थोड़ा सा बता देती हूँ, देखो जो वेव नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का वो शोन बाय डेविसन एंड जर्मर। डेविसन और जर्मन जो थे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो फिजिकल रियलिटी होती है ना वेव नेचर की ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, कैसे, बाय शोइंग दैट कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कुड आल्सो बी रिफ्लेक्टेड बाय क्रिस्टल्स जस्ट लाइक, मतलब कि उन्होंने कैसे शो किया इसको, कैसे एक्सपेरिमेंटली फिजिकल रियलिटी इसकी दिखाई रियलिटी, उन्होंने शो किया कि एक जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुड ऑल्सो बी डिफ्रेक्टेड बाय क्रिस्टल्स, वो कुछ क्रिस्टल से भी डिफ्रैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि जो लाइट ऑफ एक्सरे होती है, मतलब एक्सरे की लाइट से इन्होंने उसको इक्वेट करके देखा, ठीक है, उसको जोड़कर देखा, थोड़ा सा कोरस्पोंडेंस में लिया, तब जाकर उन्होंने जो है ये एक्सपेरिमेंटली शो किया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर ट्रू फॉर कैथोड रेज, कैथोड रेज के कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये पूछा गया है।
देखो पोजेस का ये तो बिल्कुल ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो देखो कैथोड रेज में होती है। आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे पास यानी ऑप्शन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट ऑप्शन होगा। हीट प्रोड्यूस करो, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी है तो हीट भी प्रोड्यूस करेंगे, मैकेनिकल प्रेशर भी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन भी ऑप्शन गलत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं ये। कैथोड रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज याद रखनी है, ठीक है, याद रखते चलो ये चीजें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन आ गया, मैं आपको बता देती हूँ, हमारे उसमें फिजिक्स में भी है, कौन से चैप्टर में, एक कौन सा जो है इसमें से सीरीज ट्रांजिशन की इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में एक विजिबल रीजन में फॉल करती है। याद रखने वाली चीज है, बाल्मर सीरीज हमेशा विजिबल रीजन में फॉल करती है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। बाल्मर रीजन क्या करती है, हमेशा विजिबल रीजन में फॉल करती है। तो हर एक सीरीज का अपना अलग अलग रीजन होता है। एनसीईआरटी की बुक में आपकी एक टेबल के तौर पर वहां पे दे भी रखी है चीज, तो वहां से आप इसको रट सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन के बेस पे इज इक्वल टू -2.178 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल। सर्टेन कंक्लूजन्स आर रिटन, यहाँ पे कुछ कंक्लूजन लिखे गए इस इक्वेशन के बेस पे। विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, तो इसमें बताना है कि कौन से कंक्लूजन जो है नॉट करेक्ट है यानी इनकरेक्ट है। तो देखो कौन से आएंगे। लार्जर द वैल्यू ऑफ एन, जितनी ज्यादा एन की वैल्यू होगी, लार्जर इज द ऑर्बिटर रेडियस, उतनी ही ज्यादा ऑर्बिट की रेडियस होगी, ये भी बिल्कुल ठीक है। एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, रेडियस का ऑर्बिट उतना ही ज्यादा, लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस, बिल्कुल ठीक है। इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन, हाँ एनर्जी में चेंज आ रहा है उसको करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चेंजेस, जब इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट चेंज होगा, ठीक है, फॉर एन इज इक्वल टू 1, जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। एक मिनट, ये सेकंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नहीं नहीं, अभी दो ऑप्शन है हमारे पास। इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट। दूसरा क्या है कि इक्वेशन को जो है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, लार्जर द वैल्यू, जितनी एन की वैल्यू ज्यादा होगी उतना लार्जर, ये मैंने बता दिया था, करेक्ट है। दूसरा इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज, एनर्जी में चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट को चेंज करता है, ये भी ठीक है। फॉर एन इज इक्वल टू 1, अगर एन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाए, जो इलेक्ट्रॉन है हैज मोर नेगेटिव एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ज़्यादा नेगेटिव होगी, देन इट डज फॉर एन इज इक्वल टू 6, विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। ये हमारे पास करेक्ट इनकरेक्ट है। The negative sign in the equation simply means energy or electron bound to the nucleus is lower than it would be if the electron were at the infinite। ये ठीक है हमारे पास जी। देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है हैज मोर नेगेटिव, उसकी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है लोअर ऑर्बिट्स में देन इन द हायर ऑर्बिट, और ऑल्सो इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिटल में, ठीक है। थोड़ा सा और एक्सट्रेस के बारे में बता देती हूँ। जो एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे फ्रॉम न्यूक्लियस, वो कैसी होती है, हमेशा जीरो होती है। एज एन इलेक्ट्रॉन, जैसे कि वो इलेक्ट्रॉन अप्रोच करता है न्यूक्लियस की तरफ, तो जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होती है वो बढ़ती है, और हैंस जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, दस बिकम्स नेगेटिव, जिस कारण से वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। दस एज द वैल्यू, जैसे जैसे एन की वैल्यू डिक्रीज होती है, दैट इज लोअर ऑर्बिट इज मोर नेगेटिव इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट, जितना ज्यादा लोअर ऑर्बिट उतनी ज्यादा उसमें एनर्जी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बोर्स थ्योरी के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। क्या क्वेश्चन है, दोबारा समझो और सुनो। बोर थ्योरी के अनुसार कौन सा जो ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम में विल गिव द राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन, को कौन सा इसमें राइज देगा। देखो एनर्जी ऑफ फोटोन ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 6 टू n इज इक्वल टू 5 की बात करेंगे, विल हैव लीस्ट एनर्जी। देखो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्र, फॉर्मूला याद रखोगे 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ये हो गया z का स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर पुटिंग दिस विल गेट आंसर दैट इज 6 9 n6 2 n5। या आप चाहो तो इसको ऐसे याद भी रख सकते हो, जब ऐसे लीस्ट एनर्जी का पूछा तो n6 2 n5 ये होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसमें। एनर्जी सेकेंड बोर ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम कितनी है? सेकेंड बोर ऑर्बिट जो है उसकी एनर्जी -328 किलो जूल पर मोल दे रखी है। हैंस एनर्जी फोर्थ बोर ऑर्बिट की कितनी होगी, यह पूछा गया है। थोड़ा सा लो, इसको मैं स्पेस बना के अच्छे से बता देती हूँ। देखो ई एन इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर इंटू जेड अपॉन जेड है ये एन होल स्क्वायर। E2 की बात करूँ, E2 इज इक्वल टू क्या हो सकता है? E1 अपॉन ये आएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? माइनस सेकेंड ऑर्बिट की हमें एनर्जी दे रखी है कितनी? -328 किलो जूल पर मोल। ठीक है, फोर्थ यहाँ पे हमें बतानी थी। तो E4 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 2 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि E4 इज इक्वल टू क्या आएगा? E2 अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी E2 कितना दे रखा हमें? सेकेंड ऑर्बिटल की एनर्जी दे रखी है -328 और फोर्थ की हमें नहीं पता, यानी 2 सा क्या आएगा? फोर्थ। आफ्टर सोल्विंग दिस विल गेट -82 किलो जूल पर मोल। ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कहाँ गया? -82 किलो जूल पर मोल। ये आ जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन था, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या आया है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की जो एमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन जो है फॉल्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1 पे फॉल करते हैं एक हाइड्रोजन एटम के, विल बी गिवन आयनाइजेशन एनर्जी जो है हाइड्रोजन एटम की दे रखी है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम, एंड h इज इक्वल टू यानी प्लैंक्स कांस्टेंट हमें दे रखा है 6.625 इंटू 10 नहीं h इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है? हाँ 6.625 इंटू 10⁻34। ठीक है, हाइट दे रखी है, यानी अब हमें निकालना क्या है इसमें? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन निकाल लिए कितनी आएगी, तो स्पेस बना लेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू E1 माइनस E इन्फिनाइट। ठीक है, एनर्जी 1 माइनस एनर्जी इन्फिनाइट, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है हमको इतनी, E1 माइनस इन्फिनाइट को हम लिख सकते हैं 0। ठीक है, E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। ये आ गया हमारे पास, यानी डेल्टा E इज इक्वल टू E1 इंटू 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल टू E1 इंटू 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, यानी कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था स्टार्टिंग में? H इंटू फ्रीक्वेंसी, ये मैंने आपको बताया था, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे H V इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1 अपॉन n का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन -1 अपॉन 4 का स्क्वायर, यानी कि 6.625 इंटू 10⁻⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 15 अपॉन 16 आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको आफ्टर सॉल्विंग दिस एंड LCM वगैरह लेकर, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 15 अपॉन 6.625 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 16, फ्रीक्वेंसी आ गई 3.08 इंटू 10⁻15 सेकेंड। ये आ गया, इसको सोल्व करने के बाद फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी, यानी 3.08 था, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आ गया यहाँ पे हमारे पास इसका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी निकालनी है सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की कितनी होगी। एक हाइड्रोजन एटम में एनर्जी जो है पहले एक्साइटेड स्टेट की वो दे रखी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है सेम ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, देखो सपोज करो कि जो न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम का उसका चार्ज, उसके जो एक प्रोटॉन का चार्ज है वो +E है, इलेक्ट्रॉन जो रिवोल्व कर रहा है एक ऑर्बिट के अराउंड जिसकी
रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है, आर अराउंड इट। सो देयरफॉर जो सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाई होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, उसके अनुसार फॉर्मूला क्या आएगा, थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे इसको करने के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू जेड डी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का। सो और इसको लिखा जा सकता है एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड डी स्क्वेयर अपॉन आर, या फिर मैं लिख सकती हूँ हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। नाउ टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ यानी ई एन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, यानी एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस माइनस जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर प्लस हाफ, ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे आएगा, एक मिनट, प्लस हाफ जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर माइनस जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर। सोल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे हमें दे रखा कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रखी है, माइनस जेड डी स्क्वेयर अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया, क्या आ गया, प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक और बात बता देती हूँ, बोर ऑर्बिट के केस में काइनेटिक एनर्जी जो है इज इक्वल टू टोटल माइनस टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी। ये होता है, ये आपको रिलेशन याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी, यानी इसका करेक्ट आंसर हमारे पास फर्स्ट आ गया है, यानी प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी जो एनर्जी, बोर थ्योरी के अनुसार जो एनर्जी रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिथियम आयन में टू बी एमिटेड फ्रॉम, मतलब एमिट करने के लिए एन इज इक्वल टू 2 स्टेट से, गिवन दैट ग्राउंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इतनी दे रखी है जब हमें, तो बताना है कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। देखो वही एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट ऑन लिथियम में फॉर्मूला आएगा वही -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड और जेड के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे, ठीक है, स्टेट की बात हो रही है, 13.6 3 का होल स्क्वायर अपॉन एन, यानी कौन सी ऑर्बिट की, 2 की। सोल्व करने पर आएगा -30.6, यानी माइनस का कोई जिक्र नहीं, यहाँ पे सारे प्लस में 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोर ऑर्बिट रेडियस जो है एक हाइड्रोजन एटम का एन इज इक्वल टू 1 अप्रोक्सीमेटली रेडियस दे रखा है। रेडियस बताना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का कितना होगा इस ऑर्बिट में, तो देखो एन जो रेडियस हाइड्रोजन एटम का वो दे रखा हमें 0.50 आर्मस्ट्रॉन्ग। नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट यानी एन इज इक्वल टू 0, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन एटम का एन जेड की वैल्यू कितनी होगी, 1। बोर रेडियस का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू बोर रेडियस ऑफ एटम, वैल्यू पुट करोगे 2.12 आ जाएगा। नेक्स्ट रेडियस जो है हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट में वो कितना 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। रेडियस जो है उसका लिथियम आयन का वो बताना जिसका एटॉमिक नंबर 3 सिमिलर इज अ सिमिलर स्टेट, किसके सिमिलर होगा ये पूछा गया। देखो स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी एन इज इक्वल टू क्या है, 1, ठीक है, ग्राउंड स्टेट के कारण। रेडियस जो है हाइड्रोजन एटम का यानी आर इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। एटॉमिक नंबर लिथियम यानी जेड इज इक्वल टू 3, रेडियस ऑफ लिथियम है वही फॉर्मूला आर इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड 0.17, जैसे पीछे था बिल्कुल सेम। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन एटम का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बताना है हीलियम का कितना होगा। क्या इसका देखो वही सेम, आयनाइजेशन एनर्जी 1 एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की गिवन बाय इक्वेशन कैसे दे, देखो ये फॉर्मूले हैं, ये याद रखना है, 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई रेज टू पावर 4 एच स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जेड स्क्वायर के। सिंस एटॉमिक नंबर जो है हाइड्रोजन का वो 1 है और हीलियम का 2 है, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की 4 गुना हो जाएगी। दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 13.6 इंटू 4 यानी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये आएगा। नेक्स्ट है एनर्जी जो है एक इलेक्ट्रॉन के nth ऑर्बिट बोर ऑर्बिट में ऑफ हाइड्रोजन एटम इज वो कितनी, फॉर्मूला पूछा गया भाई, क्या फॉर्मूला है, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू ईवी। तो इसी के साथ हमारे PYQs जो है फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आएंगे, बहुत ईजी चैप्टर, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला आप याद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।